सभी नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा बहुपद के अंतर्गत कक्षा 10वीं के सिलेबस में बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2 के कुछ सवाल मैं बताऊंगा। यहाँ पर मैंने प्रश्नावली 2 से प्रश्न क्रमांक पहला लिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक पहला क्या बोलता है, यदि px बराबर x त्रिघात धन 3x वर्ग ऋण 5x धन 8 एक भाज्य तथा इसके भाजक निम्न हो तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक भाज्य है px और इसका मान दिया हुआ है। इसके विभिन्न भाजक दिए हुए हैं, जिसमें से मैंने एक पहला भाजक लिया हुआ है यहाँ पर x धन 1। तब हमको शेषफल प्रमेय की सहायता से, शेषफल प्रमेय की मदद से हमको शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात करने का एक तरीका हमने सीख चुका है। भाग विधि से हम शेषफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, भागफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो हमने इससे पहले वीडियो में सीखा है। यहाँ पर हम देखेंगे शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है जब भाज्य और भाजक का मान दिया हुआ हो। तो इसके लिए हमको सबसे पहले शेषफल प्रमेय को जानना जरूरी है। शेषफल प्रमेय आखिर होता क्या है, तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे। यदि किसी बहुपद fx को x माइनस a से भाग दिया जाए, इसका मतलब भाज्य क्या हो, fx हो। fx क्या है, एक भाज्य है और x माइनस a क्या है, भाजक है। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से या शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल एफ ए होता है। अब ये एफ ए का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एफ ए का अर्थ लिखा हुआ है। एफ ए का अर्थ होता है एफ एक्स का मान जब एक्स बराबर ए हो। ये एक्स बराबर ए कहाँ से आया, तो अब ध्यान से आप देखेंगे, ये हमारा भाज्य है और ये भाजक है। तो हमने भाजक को यहाँ पर क्या किया जाता है, एक्स माइनस, यहाँ पर भाजक क्या है, एक्स माइनस ए है, इसको शून्य के बराबर लिखा जाता है। मतलब एक्स माइनस ए बराबर शून्य लेते हैं तो इसकी सहायता से x का मान आता है a। तो x बराबर a के लिए fx का मान कितना हो जाएगा, f a हो जाएगा। तो यही जो होता है वो शेषफल होता है। अगर बहुपद fx जो है वो भाज्य है और x माइनस a अगर भाजक है तो उसका शेषफल कितना होगा, शेषफल प्रमेय की सहायता से एफ ए होगा। अब ध्यान रखने योग्य जो बात है वो क्या है, शेषफल प्रमेय के अंतर्गत यहाँ हमने देखा है कि जब भाजक x माइनस ए हो, भाजक x माइनस ए है, तो शेषफल को हम r से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r से। तो शेषफल r बराबर हो जाएगा एफ ए, जो हमने पहले ही देख चुका है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यदि भाजक x धन a हो, x प्लस ए हो, तो शेषफल कितना होगा। तो शेषफल के लिए क्या करेंगे हम, जब भाजक x प्लस ए हो तो x प्लस ए बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ए। इसलिए शेषफल क्या हो जाएगा, f a की जगह में f माइनस a हो जाएगा। अब इस शेषफल प्रमेय की सहायता से हम सवालों को कैसे बनाते हैं उसको हम प्रश्न क्रमांक पहले के माध्यम से समझेंगे। तो इस प्रश्न में देखते हैं कि क्या क्या चीजें दी गई है। तो दिया है, क्या दिया हुआ है, भाज्य बराबर, क्योंकि हमको px एक भाज्य ये प्रश्न में दिया हुआ, इसलिए भाज्य बराबर क्या हो गया, px, और जिसका मान कितना दिया हुआ है, x त्रिघात धन 3x वर्ग ऋण 5x धन 8, ये भाज्य का मान दिया हुआ है। और भाजक जो दिया हुआ है वो है x धन 1। शेषफल प्रमेय की सहायता से हम शेषफल कैसे ज्ञात करना है उसको आपको सीखना है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो क्या होता है, भाजक की सहायता से हम पहले x का मान ज्ञात करते हैं यहाँ पर, और इसके लिए क्या करते हैं, भाजक का जो भी मान होगा उसको हम शून्य के बराबर लिखते हैं। x धन 1 बराबर शून्य लिखेंगे। तो यहां से x का मान कितना आ गया, ये धन 1 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा ऋण 1। इस प्रकार से x का मान कितना आ गया, ऋण 1। शेषफल प्रमेय की सहायता से हम जानते हैं
शेषफल प्रमेय से क्या होता है, भाजक की सहायता से हम x का मान निकालते हैं और उसको कहाँ रखते हैं हम, भाज्य के मान में। तो यहाँ पर शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल इसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं और स्मॉल r बराबर हो जाएगा p माइनस 1 हो जाएगा। x की जगह में हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, इस मान को रखेंगे। भाजक से जो x का मान प्राप्त हुआ है उसको हम कहाँ रखेंगे, भाज्य के मान में रखेंगे और वही क्या होगा, हमारा शेषफल होगा। अब इस मान को हम कहाँ रखेंगे, जो px का मान दिया हुआ है x की घात धन 3x वर्ग ऋण 5x धन 8, इसमें हम किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x की घात है, तो जब x बराबर ऋण 1 रखेंगे तो ऋण 1 का त्रिघात हो जाएगा। उसके बाद में 3x का वर्ग है तो 3 गुणित x का मान कितना रखेंगे, ऋण 1 रखेंगे तो ऋण 1 का वर्ग हो गया। ऋण 5 x का मान कितना रखेंगे, ऋण 1 रखेंगे और धन 8 को लिख दिए। उसके बाद इसको हल करेंगे, ऋण 1 का त्रिघात मतलब ऋण 1 को हम 3 बार गुणा करेंगे और जब हम जानते हैं कि ऋण 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो वो ऋण 1 ही आता है। उसी प्रकार जब यहां पर देखिए 3 गुणित ऋण 1 का वर्ग है तो ऋण 1 का वर्ग धन 1 ही होगा, क्योंकि ऋण 1 गुणित ऋण 1 का वर्ग मतलब क्या होता है, ऋण 1 का 2 बार गुणा ऋण 1 गुणित ऋण 1, तो ऋण 1 गुणित ऋण 1 बराबर होता है धन 1 और धन 1 का जब हम 3 के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3। उसी प्रकार ऋण 5 और ऋण 1 का गुणा कितना होगा, वो हो जाएगा ऋण और ऋण का गुणा धन होता है और 5 और 1 का गुणा 5 होता है, इसलिए वो धन 5 हो गया। और क्या बच गया, धन 8, उसको हम लिख देते हैं। इस प्रकार इसको हल करते हैं तो 8 और 5 13 हो गया, 13 और 3 16, 16 ये धन 16 हो गया, इधर ऋण 1 है, धन 16 ऋण 1 बराबर क्या होता है, 16 में 1 को घटाएंगे तो बचेगा 15 और उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, धन, इसलिए ये धन 15। तो इस प्रकार शेषफल हमको क्या प्राप्त हुआ, धन 15। अतः शेषफल बराबर 15, ये हमारा उत्तर होगा। चलिए एक दूसरा सवाल लेकर देखते हैं। इसी प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक पहले का ही चौथा सवाल है, जिसमें पहले सवाल में देखिए px बराबर x त्रिघात धन 3x वर्ग ऋण 5x धन 8 एक भाज्य तथा इसके भाजक निम्न हो तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात करना है। और यहाँ पर जो भाजक का मान दिया है x ऋण 4, इसके पहले वाले में हमने दूसरा भाजक लिया था, यहाँ पर पहले का ही चौथा सवाल, इसमें भाजक क्या है x माइनस 4, तो इसको हम हल करेंगे तो लिख लेते हैं, दिया जो दिया है मान उसको हम पहले लिख लेते हैं। भाज्य बराबर px का मान इतना दिया हुआ है और भाजक अब हमारे पास है x माइनस 4, x ऋण 4। सबसे पहला काम क्या है, भाजक को हम शून्य के बराबर लिखकर x का मान ज्ञात करते हैं। तो x बराबर ऋण 4 बराबर शून्य से क्या हो जाएगा, ये x का मान हो जाएगा धन 4। इसलिए शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, शेषफल r बराबर p4 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर px की जगह में अब p4 हो जाएगा, क्योंकि हमने x का मान कितना निकाला है, 4 निकाला है। अब इस मान को कहाँ रखेंगे हम, px के मान में रखेंगे, तो x बराबर अब क्या लिखेंगे हम, 4, तो 4 का ये हो जाएगा त्रिघात धन 3 और x का वर्ग है तो ये 4 का वर्ग हो जाएगा। ऋण 5x का मतलब होता है 5 गुणित x और x का मान कितना रखना है, 4, इसलिए हो जाएगा 5 गुणित 4 धन 8। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो 4 का त्रिघात मतलब होता है 4 का 3 बार गुणा, तो 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16 चौक 64, ये हो गया 64, 4 त्रिघात का मान धन 3 गुणित 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग पहले करेंगे तो 4 चौक 16 हो गया और 16 गुणित 3 बराबर होता है 48, 16 तिया 48,
ऋण 5 गुणित 4 बराबर होता है 5 चौक 20 धन 8, क्योंकि ये ऋण चिन्ह है, ऋण और धन का गुणा ऋण होता है इसलिए ऋण 20 ही रहेगा। तो इस प्रकार से अब इनको जो धनात्मक संख्या है वो आपस में जुड़ जाएगी और ऋणात्मक संख्या को उसमें हम उसको घटा देंगे। तो इसको तीनों को हम जोड़ते हैं तो 8 और 8 16, 16 4 20 का शून्य हासिल आया 2 आया, 2 और 2 4, 4 और 6 10 हो गया। तो 10 ऋण 20 बराबर हो गया ये, माफ करेंगे, धनात्मक संख्या कौन कौन सा है 64, 48 और 8, ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो 8 8 16, 16 और 4, ये हो गया 20, 20 का शून्य हासिल आया 2 और 4 और 2 6 हो गया, 6 और 6 12, तो ये हो गया 120 ऋण क्या बचा है यहाँ पर ऋण 20। 120 धनात्मक है और 20 जो है ऋणात्मक है, इसलिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे, 120 से 20 को घटाएंगे तो 100 बचेगा और उसका चिन्ह जो धन है इसलिए धन 100, ये हमारा उत्तर होगा। मतलब यदि भाज्य बराबर ये हो और भाजक x माइनस 4 हो तो शेषफल कितना होगा 100 होगा। चलिए इसी प्रश्नावली का अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। यहाँ पर पहला मैंने प्रश्न क्रमांक 2 का पहला सवाल लिया है, gx बराबर दिया है x माइनस 3 और px का मान दिया है x घात ऋण 4x वर्ग धन x धन 6। बहुत सिंपल सा है, gx px का गुणनखंड है कि नहीं है उसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं कि यदि gx बराबर 0 के लिए px का मान भी 0 हो तो gx px का गुणनखंड होगा। इस चीज को आपको, इस बात को आपको याद रखना है कि gx बराबर यदि 0 है तो उसके लिए px का मान भी क्या होगा 0 होगा। gx बराबर 0 का मतलब क्या होगा, gx का मान कितना दिया है x माइनस 3, मतलब x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने gx बराबर क्या लिया है 0 लिया हुआ, तो x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -3, इधर पक्षांतर हो जाएगा, दाहिने पक्ष में आएगा तो हो जाएगा +3, मतलब 3 हो जाएगा, x बराबर 3। तो इसका मतलब क्या होगा, px का मान x बराबर 3 के लिए मतलब p3 का मान क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो अगर 0 आता है तो gx px का गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो करके देखते हैं, अतः p3 बराबर हो जाएगा 3 का, यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे हम 3 लिखेंगे, तो 3 का त्रिघात ऋण 4 फिर 3 का वर्ग धन 3 धन 6। इस प्रकार से हमने क्या किया, x का मान 3 रख दिया, तो ये हो गया 3 का त्रिघात मतलब 3 का 3 बार गुणा, मतलब 3 तिया 9 तिया 27 ऋण 3 का वर्ग मतलब होता है 3 का 2 बार गुणा, मतलब 3 तिया 9, 9 9 36 धन 6 और 3 को जोड़ेंगे तो हो गया 9। 9 और 27 दोनों धनात्मक संख्या इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे, तो 27 और 9 होता है 36 और ये ऋण 36 बच गया, तो धन 36 और ऋण 36 बराबर 0 आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि gx बराबर 0 के लिए px का मान भी क्या आता है 0 आता है, अतः हम कह सकते हैं कि gx जो है वो px का गुणनखंड है। अतः gx px का गुणनखंड है, ये हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से सवाल में हमने क्या किया, gx px का गुणनखंड है कि नहीं है ये जांचने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले gx के मान को हमने 0 के बराबर लेकर के x का मान निकाला और x के उस मान को हमने कहाँ रखा, जो दूसरा बहुपद दिया हुआ है px का मान, उसमें हम क्या रखेंगे x का मान रखेंगे जो gx बराबर 0 रखने से आया हुआ है। तो यहाँ पर इस सवाल में x का मान कितना आया था 3 आया था, तो 3 की सहायता से हम px का मान निकालेंगे, तो इसका मान भी 0 आता है। इस प्रकार से gx बराबर 0 के लिए px का मान भी 0 आता है, तो हम कह सकते हैं कि gx जो है वो px का गुणनखंड है। थैंक यू।